दोस्तों नमस्कार। ये है जाब स्टडी यूट्यूब चैनल, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मित्रों, प्रत्येक दिन की तरह अपने इस प्रैक्टिस सेट इतिहास के हल करते हैं। और इससे पहले एक विनम्र निवेदन है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल जाब स्टडी को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट जो 19वां प्रैक्टिस सेट है इतिहास का, इसको हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है? ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, क्या उच्च पुरापाषाण युग से, या मध्य पुरापाषाण युग से, या नव पुरापाषाण युग से, या निम्न पुरापाषाण युग से। तो देखना है कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो आपने टिक कर लिया होगा। जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। यानी भारत में जो सोहन संस्कृति है उसका जो संबंध है वह निम्न पुरापाषाण युग से संबंध रखती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। मित्रों, जो ये सोहन संस्कृति है जिसका जो उदय होता है दोस्तों, सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी होती है, सोहन नदी होती है, उसी किनारे इसका उदय होता है। दोस्तों, प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए इस नदी घाटी का विशेष महत्व माना जाता रहा है। और 1928 में जो है, कब, तो 1928 में वी.एन. वाडिया ने जो है दोस्तों इस क्षेत्र से पुरापाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न, ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। ये 4 लक्षण दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो नवपाषाण काल से संबंध नहीं रखता है या विशिष्टता नहीं है। नंबर 1 है घर्षण और पालिशदार युक्त उपकरण, क्या ये नवपाषाण काल से नहीं संबंध रखता। दूसरा है मध्य उपकरण कुल्हाड़ी। और तीसरा है पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति। और चौथा है अन्न पर बढ़ती निर्भरता। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो नवपाषाण काल में जो औजार होते थे वे पालिशदार या चमकमक जिसे कहा जाता था होने लगे थे। ये सही है। और दूसरा है मध्य उपकरण जो कुल्हाड़ी था, ये भी ठीक है। और जो ये चौथा डी नंबर है अन्न पर बढ़ती निर्भरता, तो नवपाषाण काल की ये विशेषता है कि लोग अन्न पर निर्भर हो गए थे। जबकि जो सी नंबर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है, वो नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मित्रों, नवपाषाण काल जो है मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसका जो आरंभ होता है 9000 ईसा पूर्व जो है दोस्तों माना जाता है। इस काल में जो है मानव ने जीवन सभ्य समाज की ओर जो है अग्रसर हो कर लिया था और स्थायी जीवन, पशुपालन, घर्षण और पालिशदार युक्त उपकरणों से कृषि क्षेत्र में मित्रों उन्नति हुई थी। जिससे क्या होता है, तो उत्पादकता में वृद्धि होती है और लोग अन्न पर भी अब निर्भर रहने लगते हैं। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही जो है नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है। देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है अपना तीसरा। ये तीसरा प्रश्न है और सूची 1 को 2 से मिलान करना है कूट के माध्यम से, फिर इसका आपको उत्तर देना है। तो ये प्रश्न है अपने स्क्रीन पर, मिलाना है। सूची 1 में लिखा हुआ ताबूत समाधान, आपको जानना है कि कहाँ से मिला है, ये बताना है। क्या हड़प्पा से मिला है। दूसरा लिखा हो विस्तारित समाधान, तो बताना है कि विस्तारित समाधान जो है कहाँ से मिला है, क्या लोथल से मिला है। तीसरा है संयुक्त समाधान, क्या मोहनजोदड़ो से मिला है, या कलश समाधान जो सनौली से क्या मिला है, क्या ये सही है। तो इसका एक सुमेल करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो सही होगा। तो दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि ताबूत का जो समाधान है वो हड़प्पा से मिला है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी 1 का ए ही सही हो गया। और विस्तारित जो है समाधान का जो
प्रमाण मिला है वो दोस्तों सनौली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो विस्तारित सावधान का जो प्रमाण है वो सनौली से प्राप्त हुआ है। तो इसका यानी बी का 4 नंबर हो गया। अब देख लीजिए ए का पहला किस में है, तो ये सी नंबर में है और ए नंबर में है, और बी का भी चौथा दिया होगा तो दोनों में है। अब देखना अभी और है। तो संयुक्त समाधान कहाँ से मिलता है? तो संयुक्त समाधान जो है दोस्तों आप जानते होंगे कि लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और कलश समाधान के उदाहरण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यह रहा दूसरा प्रश्न, वैपुल्य सूत्र संबंधित है। दूसरा प्रश्न है हमारा, जो वैपुल्य सूत्र है किससे संबंध रखता है ये बताना है। तो बताइए किससे संबंध रखता है वैपुल्य सूत्र? तो वैपुल्य सूत्र क्या जैनों से या हिंदुओं से या बौद्धों से या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आपने सही उत्तर दे दिया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी वैपुल्य सूत्र का जो संबंध है वो बौद्धों से है। मित्रों, जो वैपुल्य सूत्र है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इसके जो है 9 ग्रंथ हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। यह श्रीलंका का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यह है दूसरा प्रश्न, स्तूप जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक या कायिक अवशेष रखे जाते थे उनको क्या कहा जाता था? बताना। देखिए, स्तूप जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक या कायिक अवशेष रखे जाते थे उनको क्या कहा जाता था? देखिए, शारीरिक कायिक या अवशेष का मतलब है कि उनके दांत, बाल आदि आदि जो हाथ पैर की हड्डियाँ ये कहाँ रखे जाते थे उनको बताना है। तो क्या शरीरिका से या परिभोजिका से या उद्देशिका उनको कहा जाता था या समकल्पिता कहा जाता था? तो बताना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी शरीरिका कहा जाता था। आगे देखते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस स्थान से जो है 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई है? यानी कौन सा स्थान है जहाँ से उसके शीर्षक की प्राप्ति की गई है जिस पर 4 सिंह हैं? तो क्या लौरिया अरेराज है, ये बताना है आपको, और क्या ये सांची है, और तीसरा क्या रामपुरवा है, और चौथा जो है बसाड़ बखीरा है। क्या सही है, इसका उत्तर आपको देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने दे दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। यानी आप जानते हैं मित्रों कि सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जो है रायसेन जिले में पड़ता है। सांची शहर जो है बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। सांची के स्तूपों का जो निर्माण है सम्राट अशोक द्वारा करवाया जाता है, और सांची से ही 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है। ये 4 सिंह जो दोस्तों एक दूसरे की ओर पीठ सटाए किए हुए बैठे हैं, और फिर आपने देखा होगा उसमें ध्यान से, तो इन सिंहों के नीचे जो है दाना चुंगते हुए हंस को भी चित्रित किया गया है। तो ये कहाँ से मिला है? तो ये सांची से ऐसा दृश्य प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न, मौर्यों के केंद्रीकृत प्रश्न है, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया था। यह स्पष्ट रूप से किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? मौर्यों के जो केंद्रीकृत राज्य का जो स्वरूप है अशोक के समय वो पितृवत हो गया, कह सकते हैं कि वंशानुगत हो गया था। यह स्पष्ट रूप से किस ग्रंथ से या किस अभिलेख से या किस लेख में जानकारी मिल रही है इस बात की? क्या कलिंग शिलालेख से जानकारी मिल रही है, या शिलालेख 13वें से, या लघु शिलालेख प्रथम जो है, या स्तंभ लेख प्रथम? तो किससे जानकारी मिल रही है? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो सही जो उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कलिंग शिलालेख से जो है अशोक के समय पितृवत हो गया था केंद्रीकृत जो मौर्य राज्य था, इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान हैं,
जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी जो संतान है इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त कर दे, उसी तरह मैं सभी मनुष्यों के लिए भी कामना करता हूँ। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। स्वप्नवासव दत्तम पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये आसान सा प्रश्न है कि स्वप्नवासव दत्त जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? क्या महाकवि भास है, या कालिदास हैं, या सोमदेव हैं, या अश्वघोष हैं? तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महाकवि भास ने जो है स्वप्नवासव दत्तम पुस्तक लिखी है। जो दोस्तों ये संस्कृत साहित्य का एक नाटक है जिसमें एक अविरहणीय प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। तो यह संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, ध्यान रखें मित्रों। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। यह है दूसरा प्रश्न, किस प्रतिहार शासक के शासन काल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला, किस प्रतिहार शासक के शासन काल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला को लिखा जाता है या रचना की जाती है? क्या नागभट्ट है प्रथम है, या नागभट्ट द्वितीय है, या वत्सराज, या भोजराज? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वत्सराज के समय जो है कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की जाती है। इन्होंने आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या के संबंध में। तो मित्रों, नागभट्ट प्रथम की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र होता है वत्सराज, वह जो है प्रतिहार राजा बनता है। इन्होंने भंडी वंश को पराजित किया और बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया था। वत्सराज की जो रानी थी दोस्तों सुंदर देवी से नागभट्ट द्वितीय का जन्म होता है और जिन्हें नागवलोक कहते हैं। इन्हीं के समय में ही उद्योतन सूरी ने जो दोस्तों कुवलयमाला और जैन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की थी। तो ये कुवलयमाला का जो रचना का रचयिताकार है किताब का, इसका जो है उद्योतन सूरी है, जबकि जो हरिवंश पुराण रचना है वो आचार्य जिनसेन की रचना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने जो है चराई कर लगाया था, ये बताना है कि दिल्ली का कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने पशुओं पर चराई कर लगा दिया था? क्या ऐबक था, या इल्तुतमिश था, या बलबन था, या जो था आपका अलाउद्दीन खिलजी था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने टिक कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने भू राजस्व के अतिरिक्त जो है दोस्तों सर्वप्रथम चराई कर लगाया था। चराई कर या चरी कर भी इसी को कहते हैं, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, भैंस हो, भेड़ हो, यानी वो दूध देने वाले जानवर होता था तो उस पर जो है चरी कर लगाया जाता था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम किसके द्वारा उठाया गया? कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के आधार पर जो उपज बंटवारा उपज के फिर से देख लेते हैं। राजस्व प्रणाली के अंतर्गत खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ठोस कदम किसने लगाया था या उठाया था? तो ये जानना है। यानी पहले जो था खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के आधार पर जो है फसल का जो बंटवारा होता था, लेकिन बाद में फिर उपज के आधार पर बंटवारे की प्रथा लागू की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है ये बताना है। क्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, या बलबन द्वारा, या जीएसटी द्वारा यानी गियासुद्दीन तुगलक द्वारा, या एमबीटी द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी गियासुद्दीन तुगलक ऐसा दिल्ली सुल्तनत का सुल्तान था जिसने जो है इस प्रथा को अपनाया था, यानी उपज के बंटवारे की प्रथा को अपनाया था। दोस्तों ये इस बात की जो विवरण है वो बरनी देता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने जो है इस प्रथा को अपनाया था। उसने खालसा क्षेत्रों में मापन प्रणाली के जो स्थान पर उपज के बंटवारे की प्रथा लाने की दिशा में ही कदम उठाए थे।
जिसे किसानों को राहत देने पर वाला उपक्रम माना गया था। आगे दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। यह है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने की थी? यानी कौन सा ऐसा सुल्तान था जो सबसे पहले सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखना शुरू कर दिया था? क्या अलाउद्दीन खिलजी था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, या बलबन, या इल्तुतमिश? तो बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। यानी इल्तुतमिश ऐसा दिल्ली सुल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने जो है सिक्कों पर जो है टकसाल लिखने की परंपरा की शुरुआत की थी। दोस्तों आप जानते होंगे कि सर्वप्रथम जो है 1219 ईस्वी में चांदी के टंके पर जो है टकसाल का नाम जो है मिलता है, जिसमें बिलाल हिंद लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट नोट कर लें कि 1219 में जो चांदी का टंका है उस पर बिलाल हिंद नाम मिलता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री, सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था? कहने का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा दिल्ली मुगल बादशाह था जिसने जो है धूम्रपान निषेध पर नियम बनाए थे या अध्यादेश लागू किए थे, ये बताना है। क्या वो हुमायूं था, या अकबर था, या शाहजहां था, या औरंगजेब था? तो आप बताइए कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी औरंगजेब था जिसने भांग के कृषि पर, बिक्री पर और उत्पादन, सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध कर लगा दिया था। औरंगजेब शाहजहां का जो पुत्र था वो गद्दी पर बैठता है और इस दौरान उसने अनेक समस्याओं को निपटने के लिए दोस्तों औरंगजेब ने अपना ध्यान जो है प्रशासन की ओर आकर्षित करता है और निराकरण के लिए प्रयास करता है। याद रखें मित्रों कि इसने जो है 80 कर समाप्त कर दिए थे और जो है मद्यपान, जुआ, वेश्यावृत को भी इसने मना कर दिया था। भांग की खेती करना भी इसने बंद करवा दिया था। और याद रखें कि इन सब के निरीक्षण के लिए आपको ज्ञात होगा कि किस अधिकारी की नियुक्त की थी, तो मुहत्सिब नाम का एक अधिकारी भी नियुक्त इसी ने किया था। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। यह है, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति का प्रशासन में अपनाया था? कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने जो है नियंत्रण और संतुलन की नीति के आधार पर अपना प्रशासन चलाया था या काम किया था? क्या बाबर था, या शाहजहां, या अकबर, या जहांगीर? तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा। जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हो जाएगा। आप जानते हैं कि बाबर जो है 1526 से 30 तक थोड़े समय के लिए ही शासन कर पाया, उसने कोई सुधार नहीं किया। अकबर फिर हुमायूं आता है, वो भी इसी तरह जीवन थोड़ा बहुत व्यतीत करता रहा संघर्ष में। फिर दोस्तों जो है अकबर का नंबर आता है और अकबर ही ऐसा पहला बादशाह था जिसने नियंत्रण और संतुलन की नीति का प्रशासन में प्रयोग किया था। अकबर की जो दोस्तों जानते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था, राजपूतों से वैवाहिक संबंध आदि सभी कार्यों से अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूती एवं दीर्घजीवी बनाने हेतु ये कदम उठाए थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी की थी? यानी कहने का मतलब ये है कौन सा ऐसा अंग्रेज था जो अकबर के यहाँ दरबार में जो है एक रत्न विशेषज्ञ के रूप में काम करता था या नौकरी करता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। क्या राल्फ फिश हो जाएगा, और या तो फिर विलियम लीड्स, या फिर जेम्स टोरी, और या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो क्या सही होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी विलियम लीड्स ने जो है अकबर के यहाँ दरबार में जो है रत्न विशेषज्ञ के रूप में काम किया था। जो किस रत्न का विशेषज्ञ था? तो ये हीरा विशेषज्ञ था। किसका? तो ये हीरा विशेषज्ञ था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जो विलियम लीड्स था रत्न के विशेषज्ञ के रूप में काम करता था अकबर के यहाँ, तो वो किस रत्न को
रत्न का विशेषज्ञ था? तो याद रखें नाम, उसका नाम है हीरा, यानी हीरा रत्न का ये विशेषज्ञ था। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया होगा। तो बताइए, क्या हरिहर प्रथम या देवराय प्रथम या विजय राय द्वितीय या कृष्णदेव राय था? तो बताना है कि हजारा मंदिर का निर्माण किसने बनवाया था। तो इस प्रश्न का आसान उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कृष्णदेव राय जो थे इन्होंने ही हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि डी नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों, कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है विजयनगर में, वो 1509 से 1529-30 तक शुरू होता है, जो विजयनगर के सर्वाधिक या सबसे श्रेष्ठ राजा साबित हुए थे। उन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की, अभिनव भोज की उपाधि धारण की, यवन स्थापनाचार्य की भी उपाधि धारण की थी, ये उपाधियां धारण की थी। उन्होंने अपने दरबार में अष्ट दिग्गज जो विद्वानों की एक मंडली होती थी उसको भी क्या किया था, स्थापना की थी, या उसके दरबार में शोभायमान होते थे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, यह है अब्दुल रज्जाक जो है दोस्तों, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत था, जो किसके शासनकाल में दरबार में आया था, और विजयनगर राज्य था वो। तो बताना है कि किस विजयनगर के राजा के काल में आया था, क्या देवराय प्रथम के समय, या देवराय द्वितीय, या हरिहर द्वितीय, या कृष्णदेव राय के समय। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया होगा, जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कृष्णदेव राय नहीं है, न देवराय प्रथम है, न हरिहर देव द्वितीय है, ये है देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है 1442 में जो है ये विजयनगर की यात्रा करता है। कौन? तो अब्दुल रज्जाक ये। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न है और कोड के माध्यम से दोस्तों इसको उत्तर देना है। एशियाई समुद्री व्यापार के बारे में जो है प्रश्न है, एशियाई समुद्री व्यापार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये प्रश्न है, बताइए। नंबर ए में लिखा हुआ है 15वीं शताब्दी में चीन के बेड़े जंक्स मलक्का के पश्चिम के समुद्र से पीछे हट गए। क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? या बी नंबर में लिखा हुआ है इससे जो है हुए रिक्त स्थान को गुजराती व्यापारियों के जहाज़ों द्वारा भरा गया। क्या ये सही है? देखना है। और सी नंबर में लिखा हुआ है M.N. पियर्सन का विचार है कि गुजरात के सुल्तानों की विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में रुचि नहीं थी, क्योंकि शासकों और व्यापारी समुदायों के बीच बहुत कम पारस्परिक संपर्क था। तो बताना है क्या सही होगा। तो मित्रों ये तीनों कथन सही हैं, यानी ए बी सी तीनों कथन सही हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मध्यकालीन भारत में जो है व्यापार थल और जल दोनों मार्ग से होता था। अफ्रीका के तट पर बसे अरबी लोगों ने जो दोस्तों गुजरात और पूर्वी अफ्रीका के मध्य व्यापार को उन्नतशील बनाया, और मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो था बंदरगाह था, जहां से कैम्बे, रांदेर, कालीकट, श्रीलंका, कोरोमंडल, बंगाल और थाईलैंड के व्यापारिक जहाज आते जाते थे मित्रों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे प्रश्न हल करते हैं। ये है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं और सरदार की उपाधि उन्हें प्राप्त होती है? ये बताना है। तो आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया होगा। तो वो प्रश्न का उत्तर जो होगा जानते होंगे कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर होगा इसका? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ये सी नंबर सही हो जाएगा। ये है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का, इसको हल कर लेते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था या किसने स्थापित किया था?
तो ये भी आप जानते होंगे कि इसकी स्थापना जो है 1905 में कृष्णजी वर्मा द्वारा जो है लंदन में की जाती है। वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल धींगरा जो थे दोस्तों, सहयोग से भी उन्होंने भारत के लिए स्वशासन के उद्देश्य प्राप्ति के उद्देश्य से इस संस्था का निर्माण किया था। तो लंदन में की जाती है मित्रों, और संस्थापना में जो सहायता देते हैं वो हरदयाल जी, मदन लाल धींगरा आदि यानी वी.डी. सावरकर, ये भी सहायता के रूप में काम करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य था भारत को स्वशासन प्राप्त कराना उद्देश्य था। मित्रों, आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्नों का लेवल और प्रश्नों का जो संग्रह है आपको अच्छा लगता हो, तो इस चैनल जाब स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे यानी चैनल जाब स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तथा ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें।